हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफ जेआर एफ निशा इनसाइट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दिसंबर 2023 के ऑल पीवाईक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में। और ये अपनी वीडियो का 6th पार्ट होने वाला है, जिसमें आज हम अपने बच्चों के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अभी तक मैंने आपको एक शिफ्ट का पूरा पेपर करवा दिया है ना। और सेकंड शिफ्ट का आधा करवाया है। हमने 20 तक क्वेश्चन किए थे लास्ट वीडियो में। आज हम आगे का करते हैं। देखिए, यहाँ से हमने किया था ना लास्ट वीडियो में, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। 22 क्वेश्चन क्या कहता है वो हम स्टडी करते हैं। 22 क्वेश्चन कहता है द नॉलेज इज अराइव्ड एट थ्रू द गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स दैट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ लॉ। दिस रेफर्स टू द प्रिंसिपल ऑफ। कि नॉलेज है वो कैसे अराइव होती है। नॉलेज है गैदरिंग ऑफ फैक्ट्स, डाटा को इकट्ठा करके आपके पास पहुंचेगी, है ना। जो कि क्या प्रोवाइड करेगी आपको ना, बेस प्रोवाइड कराएगी लॉ के लिए, है ना। और इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं वो आपको बताना है। फिनोमिनलिज्म, इंडक्टिविज्म, डिडक्टिविज्म और या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब कि डाटा को इकट्ठा करके आपको ना रूल्स के लिए ना एक बेस प्रोवाइड करवाती है, उसको बताना है आपको कि कौन सी नॉलेज होगी। मेरे को तो याद आ रहा है कि मैंने आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में कुछ पढ़ाया था, रिसर्च में भी और टीचिंग में भी। अब बताइए क्या चीज़ है। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना इंडक्टिव। देखो, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था, है ना, रिसर्च की क्लास ली थी। रिसर्च की फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और टीचिंग में भी आपको जब इंडक्टिव डिडक्टिव समझाया था तब बताया था कि हम इंडक्टिव में क्या करते हैं, हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, उसके बेस पे कोई रूल बनाते हैं, है ना, कोई थ्योरी बनाते हैं। तो ये आ गया इंडक्टिव। अगर बोल देते हैं कि थ्योरी के बेस पे हम कोई डाटा इकट्ठा करते हैं तो वो आ जाता डिडक्टिव, है ना। फिनोमिनलिज्म मतलब कि किसी फिनोमिना को टेस्ट करते हैं, है ना। और कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि हम रियल लाइफ में अप्लाई कर करके नॉलेज को सीखते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, है ना, वो वाला। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 23। ये क्या कहता है कि टेम्परेचर इन्वर्शन इन द एटमोसफियर मेनली कॉजेज। जो टेम्परेचर है ना, वो इन्वर्जन है एटमोसफियर में कैसे होता है। टेम्परेचर का इन्वर्जन है वो एटमोसफियर में किस कारण होता है। अब बताइए। डस्ट स्टॉर्म के कारण, यानी कि डस्ट का क्या होता है, धूल, धूल की आंधी के कारण। स्टॉर्म मतलब तूफान, तूफान आता है उसके कारण। डिस्पर्शन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स है वो डिस्पर्स हो जाता है, फैल जाते हैं उसके कारण। या फिर अकुमुलेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट है वो अकुमुलेट यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं। या फिर जो ओजोन डिप्लेशन के कारण। या आप बताइए, इतने में ये देखती हूँ, करिए आप इसको क्वेश्चन को। ये देखो, इन्वर्जन का मतलब उल्टा, हाँ सही बताया था मैंने आपको कि टेम्परेचर उल्टा कैसे हो जाता है, इन्वर्स कैसे हो जाता है। इन्वर्जन देखो, जो वर्ड आ जाते हैं ना नए नए, अगर आपको नहीं भी आते हो तो आप उसको ना तोड़ तोड़ के देखा करो। इनवर्स, ISN, इन्वर्जन, है ना। तो ये हो जाएगा अपना एयर पोल्यूटेंट इकट्ठे हो जाते हैं उसके कारण, कि टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाता है जब हमारा जो एयर पोल्यूटेंट होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तब। ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 क्या कहते हैं, विच अमोंग द फॉलोइंग इज कंसर्न विद द क्वेश्चन ऑफ वेदर सोशल साइंटिफिक फाइंडिंग आर एप्लीकेबल टू पीपल एवरीडे नेचुरल सोशल सेटिंग। कि अपने को क्या बताना है, इन सब में से कौन सा ऐसा टॉपिक है जो कि क्वेश्चन है और वेदर सोशल साइंटिफिक फाइंडिंग की कैसे सोशल साइंटिफिक फाइंडिंग है वो निकलेगी और वो अप्लाई होएगी लोगों की जो नेचुरल सेटिंग में डेली की लाइफ है ना उस पर। मतलब कि अपने को एक ऐसा क्वेश्चन बताना है जो कि जो ह्यूमन है, पीपल है, उसकी डेली की लाइफ में ना सोशल सोसाइटी में उनके ऊपर अप्लाई होता है। तो बताइए, इकोलॉजिकल वैलिडिटी कहेंगे, एक्सटर्नल कहेंगे, मेजरमेंट बोलेंगे या फेस वैलिडिटी बोलेंगे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से और फिर आंसर दीजिए। देखिए, मैं बताती हूँ इसका आंसर। इसका हो जाएगा फर्स्ट। कैसे? अब देखो, जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन सोसाइटी में रहता है, बार बार इसने ये बोला है, ठीक है। उसकी दिल्ली की जो नेचुरल सेटिंग में
लाइफ होएगी, है ना, नेचुरल सेटिंग यानी कि नेचर में रहते हो उसकी जो डेली की लाइफ होएगी, तो उसकी अगर वैलिडिटी चेक करेंगे तो वो इकोलॉजिकल ही होएगी। इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी मतलब कि जहाँ पर सारे प्राणी रहते हैं, सारे ह्यूमन बीइंग रहते हैं, जहाँ पर सारे क्रिएचर्स, सारे के सारे प्राणी रहते हैं, उसको ही बोलते हैं ना इकोलॉजिकल। तो वो इकोलॉजिकल वैलिडिटी होगी। एक्सटर्नल मतलब कि हम बाहरी बाहरी चीज़ों को देखेंगे। मेजरमेंट यानी कि मेजर करेंगे। फेस वैलिडिटी यानी कि उसके ऊपरी कंटेंट को देखेंगे, अंदर जो हो वो नहीं देखते, है ना। तो ये चीज़ आपको वैलिडिटी तो मैं आपको करवाऊंगी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास में, पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन की बात करिए सोसाइटी में रहने की, है ना, तो ह्यूमन है वो इकोलॉजी में रहते हैं, ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं 25 क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लर्नर रिलेटेड फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। लर्नर रिलेटेड कौन से फैक्टर है जो कि हमारी जो लर्निंग है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि स्टूडेंट सेंटर्ड फैक्टर बताने अपने को, स्टूडेंट सेंटर्ड फैक्टर बताने हैं जो हमारी लर्निंग को प्रभावित करेंगे। लर्नर का लेवल ऑफ एस्पिरेशन या अचीवमेंट का मोटिवेशन, लर्नर की रेडीनेस और उसकी विल पावर यानी कि उसकी अंदरूनी सीखने की इच्छा, बेसिक पोटेंशियल उसका लर्नर का कि वो कितना सीख सकता है, उसकी कितनी क्षमता है, उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ, या पर्सनैलिटी ट्रेट, कैसी पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी विशेषता, या फिर बिहेवियर कैसा है टीचर का। बताइए कौन से जो लर्नर सेंटर है वो लर्नर को इफेक्ट करेंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। सेकंड में क्या बोलता है, ए बी सी डी, ए बी सी और डी। क्यों? क्योंकि जो लर्नर सेंटर्ड की बात कर रहे हैं ना, लर्नर को इन्फ्लुएंस करने वाले, एक तो होता है उसका कितना लेवल ऑफ एस्पिरेशन, उसकी कितनी इच्छा शक्ति है, वो कितना अचीवमेंट के लिए मोटिवेट है कि मेरे को जेआरएफ अचीव करना है, तो वो उस चीज़ के लिए कितना मोटिवेटेड है। जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होएगा उतना ही ज़्यादा वो अच्छे से स्टडी करेगा। उसको मोटिवेशन ही नहीं है तो वो स्टडी नहीं करेगा, है ना। तो उसकी लर्निंग है वो इन्फ्लुएंस होगी ना। वो कितना रेडी है, उसकी विल पावर कितनी है ना, कि कोई काम को करने के लिए, जेआरएफ को पाने के लिए रेडी है नहीं है, उसकी इच्छा शक्ति है नहीं है, उसका पोटेंशियल, उसके अंदर क्षमता भी होनी चाहिए, कितना काम वो कर सकता है। और लर्नर का फिजिकल और मेंटल हेल्थ सही रहनी भी जरूरी है, अदरवाइज स्टडी नहीं होगी। ये केस तो मेरे साथ हुआ था कि मैं जेआरएफ का एग्जाम दे रही थी, है ना, तो क्या मैं बीमार हो गई थी, इस वजह से मैं नहीं दे पाई। अब नहीं दे पाई तो मेरा जेआरएफ है वो रह गया, कि एग्जाम ही नहीं दे पाई, इतनी ज़्यादा फिजिकल और मेंटल हेल्थ खराब हो गई थी ना। तो मैंने फर्स्ट बार एक बार एम कॉम करते करते दिया तब हो गया था, तब मेरा पूरी तैयारी नहीं थी, तब मैंने ऐसे ही जस्ट चेक करने के लिए दिया था कि अभी मेरा फर्स्ट पेपर था ना, फर्स्ट पेपर का थोड़ा सा सिलेबस हुआ था, ज़्यादा नहीं हुआ था। 4 मंथ्स मैंने स्टडी करी थी, वो भी ज़्यादा नहीं करी थी क्योंकि मेरे को जून का था कि जून में होगा पेपर, लेकिन जून से पहले आ गया फैब में। फिर सेकेंड बार मेरे एम कॉम की क्लासेस चल रही थी, एम कॉम की क्लासेस, और मेरे एम कॉम के एग्जाम थे 13 से, और मेरा पेपर आ गया 11 को, है ना। और मैंने 5 मंथ्स तक नेट का बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया था, कुछ भी नहीं पढ़ा, और अचानक से मेरा पेपर था, मैंने सोच लिया था इस बार नहीं दूंगी, है ना, 13 को ही दूंगी। फिर मैंने क्या करा, मेरे पेपर्स मुझे कुरुक्षेत्र मेरी यूनिवर्सिटी में तो जाना ही था, वहीं पर मेरा एग्जाम आ गया। तो मैंने क्या करा, मैंने सोचा अब आई हुई हूँ तो मैं दे ही आती हूँ। फिर मैंने एग्जाम दे दिया क्योंकि 5-6 मंथ मैंने पढ़ा नहीं था, उससे पहले भी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो सिलेबस कंप्लीट किए बिना ही मैंने दोनों बार पेपर दिया, दोनों बार नेट हो गया। थर्ड बार मैं दे ही नहीं पाई, जब मैंने सोचा कि मैं अब तैयारी करके दूंगी जेआरएफ की, फिर मैं दे नहीं पाई क्योंकि मैं बीमार हो गई। अब इस बार जून में देंगे। सॉरी, देखिए अपने को जून में जेआरएफ क्रैक करना है ना, क्योंकि तैयारी हो ना हो लेकिन अगर एग्जाम नहीं देंगे तो फिर कैसे होएगा। फिजिकल मेंटल हेल्थ अपनी अच्छी होना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। पर्सनैलिटी ट्रेट और बिहेवियर ऑफ टीचर, अब टीचर का बिहेवियर, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है वो इफेक्ट नहीं करती है लर्नर को, ठीक है। हम्म देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ चैनल 4 इन स्वयं प्रभा रिलेटेड टू सोशल साइंस टू एजुकेशन फिलोसफी होम साइंस एंड रिलेटेड सब्जेक्ट। अब ये देखिए, अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपने मेरी टीचिंग एप्टीट्यूड के 2023 के PYQ वाली प्ले लिस्ट देखी है, जिसमें मैंने आपको फैब और मार्च के PYQ करवाए हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के कॉन्सेप्ट भी करवाए हैं, उसमें भी 25 वीडियोस हैं, वो अगर आपने देखी है। अगर वो भी नहीं देखी तो स्वयं प्रभा के 40 चैनल की मैंने आपकी डिटेल वीडियो बनाई है, अगर वो भी आपने देखी है ना,
तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, क्योंकि मैंने आपको विद ट्रिक के साथ में इतनी अच्छे से सब चीज करवाई है। मैंने आपको बताया भी था कि ये जो क्वेश्चंस है ना स्वयं प्रभा वाले और ये सारे जरूर आते हैं, एनडीए के फेवरेट हो चुके हैं 2023 से, तो इतने ज्यादा आने लग रहे हैं। आप इसका आंसर बताइए, फिर मैं आपको दोबारा बता दूंगी यहाँ पे ट्रिक के साथ। बताइए। देखिए 4 है ना, 4, तो इसका मैं आपको करवाती हूँ, रुको यहीं पर बताती हूँ आपको, फिर आप बताना कि कौन सा आया। ठीक है, ट्रिक याद दिलाती हूँ आपको। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि कौन सी ट्रिक है। ठीक है, 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा जूम कर दूं मैं। ठीक है, अब देखती हूँ दिख रहा है क्या आपको। ठीक है, देखिए मैंने बताई थी आपको ट्रिक, वो सांस प्रो लेती है, सारा प्रबंधन विधि को टिक से करती है, विधि को टी से करती है, आर्यभट्ट स्पा देखने गया। है ना, वहां उसको क्या लगी, प्यास लगी, तो प्यास से व्यास, ये अपनी ट्रिक थी। वा या वो से क्या होता था, वागेश, वागेश चैनल नंबर 1। सांस से संस्कृति, सांस से संस्कृति, वो सांस, प्रो से प्रबोध, वो सांस प्रो लेती है, सारा से सरस्वत, है ना, वो सांस प्रो लेती है, सारा प्रबंधन 5, है ना, विधि से विधिक, विधि, कोटि से कौटिल्य, आर्यभट्ट से आर्यभट्ट ही, स्पा से स्पंदन, दक्ष से दक्षी, मतलब देखने गया से दक्ष, और प्यास लगी से 21वां चैनल है ये अपना व्यास। ठीक है, तो अब बताइए 4 नंबर का चैनल कौन सा होगा, यहाँ पर देख के भी बताओगे तो सरस्वत, सरस्वत होएगा अपना 4th नंबर का चैनल। वो आपको कट रहा है क्या, रुको थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ, अब दिख रहा है। देखिए ये ना कटने वाली बड़ी समस्या है। अब दिख रहा है। देखिए, अब अगर आपसे पूछ ले तो संस्कृति कौन से नंबर पे आता है, संस्कृति आता है अपने 2nd नंबर पे। ठीक है, सरस्वत किस पे आता है, 4 पे। प्रबोध, प्रबोध किस पे आएगा, 3 पे, वो सांस प्रो लेती है, प्रबंधन यानी 4 नंबर पे। आया समझ में। अब आप नहीं भूलोगे ना, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, देखिए आगे करते हैं। ये तो हो गया अपना 2nd आंसर, इसका टिक कर देती हूँ। ठीक है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी टाइप्स, सब टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब ये देखिए, ये टीचिंग एप्टीट्यूड की कॉन्सेप्ट की जो 25th क्लास थी ना, 25th क्लास, उसके अंदर मैंने आपको ये सारी पढ़ाई थी, और मैंने बताया था कि मैंने PYQ एनालाइज करे ना, जून के, फेब के, मार्च के, फेब मार्च और जून के, है ना, मैंने कहा इनको एनालाइज करके मैंने ये टॉपिक देखे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपके आगे भी आएंगे, इस चक्कर में पढ़ाएं। और देखिए ये आगे आए भी हुए हैं, मतलब मैंने जो जो बोला था ना ये आएंगे, वो सारे आए हुए हैं दिसंबर में, है ना। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, क्या कि जो मैं बता रही हूँ वो आप अच्छे से करें। ठीक है, देखिए कौन सी मेमोरी है, उसके टाइप बताने हैं, सब टाइप्स लॉन्ग टर्म मेमोरी के कौन कौन से होते हैं, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, एपिसोडिक और सिमेंटिक। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 4th। कैसे, क्योंकि सारी की सारी लॉन्ग टर्म के टाइप और सब टाइप है। डिक्लेरेटिव, जो डिक्लेयर, जो यानी कि सब कॉन्शियस माइंड से होती है, सब कॉन्शियस माइंड जो हमारा एक्टिव माइंड होता है ना, उसके द्वारा, जैसे कि हाउ टू ड्राइव ए कार, कार को कैसे चलाते हैं वो आपको पता है ना, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, ये आपको हमेशा याद रहता है। प्रोसीजरल मेमोरी, किसी चीज की प्रोसीजर, जैसे खाना पकाना या कोई वर्क है उसको कैसे परफॉर्म करते हैं,
किसी टास्क को कैसे परफॉर्म करते हैं, जैसे आपको खाना बनाना सिखाया आपकी मम्मी ने, तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, तो वो प्रोसीजरल मेमोरी होगी। एपिसोडिक मेमोरी, आपके साथ कोई घटना घटी, कोई एपिसोड हुआ, जैसे सीरियल में कोई एपिसोड आता है, वो आपको हमेशा याद रहता है, जैसे आपकी फर्स्ट डेट कब हुई थी, किसके साथ हुई थी, है ना, आपका फर्स्ट किसके साथ हुआ था, आपकी फर्स्ट लड़ाई किसके साथ हुई थी, वो सब चीज़ आपको याद रहती है ना। तो ये सारा किस में आएगा, ये सारा आएगा अपना एपिसोडिक मेमोरी में, कि कोई इवेंट याद रखना, है ना, वो इस चीज में आएगा। फिर है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मतलब जो हमारी माइंड में रहती है, सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, वो सिमेंटिक मेमोरी, है ना। तो ये अपना हो गया है। और मैंने ऊपर एग्जांपल आपको दिया था, वो एग्जांपल दिया हुआ है बुक्स में, मतलब जहां से भी आप देखोगे, तो इसलिए आपको उस एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से याद रह जाता है, इसलिए मैंने दिया था। बाकी यहाँ पर वो एग्जांपल देने का कोई भी वो नहीं है गलत, मतलब ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल ऐसा दे दूं ताकि आपको हमेशा याद रहे, इस वजह से मैंने दिया, क्योंकि वो भी लिखा हुआ है। ठीक है। अब 28 क्वेश्चन करते हैं। ये कहता है द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग हिज स्टूडेंट परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज प्रीवियस परफॉर्मेंस इज कॉल्ड एज इप्सेप्टिव असेसमेंट। ये भी मैंने आपको करवाया अपनी टीचिंग एप्टीट्यूड में, कि एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को उसकी पिछली उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस से अगर कंपेयर करते हैं, तो वो क्या कहलाया जाएगा, इप्सेप्टिव। मैं आपको आंसर क्यों बता रही हूँ ये आपको बताना है सही है या नहीं है। ठीक है। Authentic assessment are assessment procedure that test skills and ability as they would be applied in real life situation। कि जो authentic assessment होती है, क्या वो ऐसी assessment procedure होता है जिसमें हम टेस्ट करते हैं स्किल्स को, एबिलिटी को, ताकि उसको रियल लाइफ में हम अप्लाई कर सकें। क्या ये सही बोल रहे हैं? तो ये बिल्कुल सही बोल रहा है। मैंने ये आपको समझा ही दिया कि ऑथेंटिक, हम कहते हैं ना कोई चीज कितनी ऑथेंटिक है, यानी कि उसको रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो स्किल को, वो एबिलिटी को टेस्ट करना। ठीक है, ये तो आपको समझा ही दिया मैंने। 29 क्या कहता है कि टोटल सॉलिड्स dissolved and suspended in a waste water sample or material left after water has evaporated from the samples। क्या ये सही बोल रहा है? The dissolved solid fraction usually include colloidal particles। ये आप बताइए, हर बार मैं आपको आंसर बता देती हूँ, इसलिए पहले इसका मीनिंग नहीं समझाया मैंने आपको। पहले आप खुद से ट्राई करो, उसके बाद में एग्जांपल दूंगी। अब क्या है ना, लाइव क्लास होती है, उसमें बच्चे होते हैं इतने सारे, बता देते हैं कि हमें टाइम दो करने के लिए, फिर आप बताओ, है ना। लाइव नहीं होती तो मैं आपको कैसे पता चलेगा मेरे को आपको कितना टाइम चाहिए, मैं सोचती हूँ आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो मैं तुरंत के तुरंत आपको बता देती हूँ आंसर। क्या लाइव में हम क्लास में साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं कितना टाइम चाहिए कितना नहीं। मैं लाइव लेती हूँ। आप सभी को अगर मेरा टाइम नहीं पता है, तो इतने दिन मेरा टाइम था 3 PM डेली के डेली, मैं क्लासेस को लाइव भी लेती थी, पहले बहुत ज़्यादा लाइव लेती थी, स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास ही मेरी लाइव थी, डेली में लाइव लेती। फिर धीरे धीरे कोई बच्चे नहीं आते थे और वीडियोस में आते थे, और साथ में इतना टाइम भी मेरे पास नहीं होता था, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता, तो मैंने क्या कर दिया, रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दिया, रिकॉर्ड डाल के। ठीक है, लाइव वाली होती है तो वो रोटेट नहीं करती है यूट्यूब पे ज़्यादा, वीडियोस होती है वो रोटेट करती है। तो अब क्या है, अब मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ मेरी क्लासेस का। आपको लाइव लेना हो तो टाइम आप मेरे को कमेंट कर देना, एक काम करना, आप मेरे को ना वीडियो के नीचे कमेंट कर दिया करो कि हाँ आपको लाइव क्लासेस चाहिए। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको लाइव पढ़ा दिया करूँगी डेली, किस टाइम, 3 PM। और अब मैं सोच रही हूँ 3 PM ज़्यादा लेट हो जाता है, तो अब से मैं 1 AM, सॉरी 1 PM या 2 PM के बीच में डाला करूँगी। ठीक है, अब से मेरा वीडियो का टाइम हो जाएगा 1 से 2 बजे के बीच में। ठीक है, और आपको लाइव लेनी है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना कि लाइव ले लो, मैं लाइव आ जाऊँगी, लेकिन आप सभी को आना पड़ेगा। ठीक है। आई थिंक आपने कर लिया होगा सॉल्व क्वेश्चन। अब हम करते हैं सॉल्व। देखिए ये बोल रहा है कि टोटल सॉलिड होते हैं ना, जितनी भी सॉलिड वेस्टेज होती है हमारे पास, सॉलिड वेस्टेज होती है ना, तो वो डिजोल्व और सस्पेंडिंग, उस डिजोल्व का मतलब घुल जाना, कुछ तो घुल जाती है ना, कुछ नहीं घुल पाती है वेस्ट वाटर में। वो क्या होती है, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर वेटिंग ओवरफ्लोड फ्रॉम द सैंपल, मतलब कि पानी में से ना पानी का भाप बन जाती है, पानी की भाप बन जाती है, उसके भाप बन के उड़ जाने के बाद में जो भी अपने पास वेस्टेज मिलती है, वो कुछ तो घुली हुई होती है, कुछ सस्पेंडेड होती है।
है ना। और जो डिजोल्व सॉलिड होते हैं फ्रैक्शन यूजुअली इंक्लूड कोलोडियल पार्टिकल, जो घुले हुए होते हैं उनके अंदर ज्यादातर कौन से होते हैं, कोलोडियल। तो ये दोनों क्या बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं अपने को, है ना। मतलब घुले हुए होंगे तभी तो वो पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे। जैसे कि सी है, सी का पानी क्या होता है, सी का पानी है ओशियन है अपना समुद्र। समुद्र का पानी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है, तो उसके नीचे कुछ सस्पेंडेड मैटर बच जाते हैं। जैसे उसमें नमक तो होता ही होता है, सोल्ट, है ना, साथ में कचरा भी हो जाता है। अगर समुद्र में हमने कोई कैन फेंके हुए हैं, है ना, या फिर कोई प्लांट्स के भी हो जाते हैं, कोई एनिमल के वेस्टेज हो जाते हैं, मान लो डायमंड, शीप, ये सब चीज भी होती है ना, तो वो मैटर में आ जाएगा। कुछ घुले हुए होते हैं, कुछ घुले हुए नहीं होते हैं। अब इंडिया स्पेंड ऑन द लोवेस्ट अमाउंट पर स्टूडेंट फॉर हायर एजुकेशन इन द वर्ल्ड, कि इंडिया है ना हर स्टूडेंट पर, मतलब पर स्टूडेंट पर ना बहुत कम हायर एजुकेशन पर खर्च करती है, क्या ये सही है। टोटल द परसेंटेज एक्सपेंडिचर यूनिवर्सिटी और हायर एजुकेशन इंडिया में 0.77% और 1990 से 91 तक डिक्लाइन होकर 0.66% हो गया था 2004 से 5 तक। क्या ऐसा ही बोल रहा है हायर एजुकेशन का ये। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है, क्योंकि जो इंडिया है ना बहुत कम रिसर्चर पर खर्च करता है, और पहले 0.77 करता था और अब तो बिल्कुल ही कम कर दिया, 0.66 खर्च करने लग गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 क्वेश्चन। ये अपने को मैच करना है। रियल कॉलेज कहाँ है, फोरमैन, म्यूर और एंग्लो। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना 3। देखिए फर्स्ट का आ जाएगा 3, लखनऊ में। लखनऊ में रियल कॉलेज है, RL कर सकते हैं। रियल कॉलेज कहाँ पर है, लखनऊ में है। फोरमैन कॉलेज कहाँ है, फोरमैन कॉलेज है लाहौर, FL। ठीक है, फोरमैन लाहौर, लखनऊ था ना, ला कर सकते हैं, ला, लाहौर, इधर भी ए आ जाएगा, यू सही है क्या। और सी का आ जाएगा म्यूर सेंट्रल कॉलेज। म्यूर सेंट्रल कॉलेज कहाँ पर है, म्यूर है अपना इलाहाबाद में, MA। और एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज कहाँ पर है, एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज है अपने अलीगढ़ में, अली, MLE, माली। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या बनेगी अपने पास, रलू, रलू, FLA, फला, रलू फला माली, रलू फला माली, ऐसे याद कर लेना इसकी ट्रिक। क्योंकि ये जो स्टैटिक पोर्शन है ये वाला, तो ये कौन सा कहाँ पर है, ये आप ट्रिक बना के करोगे तो हो जाएगा, अदरवाइज क्या हम भूल जाते हैं। तो इसकी ट्रिक कर देना, रलू फला माली। रलू फला माली मतलब जो रेड कॉलेज है वो कहाँ पे है, LA से आ जाएगा। LU रलू करा था ना हमने, रलू यानी कि लखनऊ से है, लखनऊ। ठीक है। फला जो फोरमैन कॉलेज है वो लाहौर में है, लाहौर। और जो अपना म्यूट सेंट्रल कॉलेज है वो कहाँ पर है, म्यूट सेंट्रल कॉलेज है वो है इलाहाबाद में। ठीक है, वो कहाँ पर है, इलाहाबाद में। देखो इलाहाबाद, मला भी कर सकते हो, माली भी कर सकते हो। फोरमैन कॉलेज अपना, 1 सेकेंड, MC का क्या था, 1 ना, सी का 1। माली कर सकते हो एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, तो ये अपना हो गया क्वेश्चन। आप देख लेना ट्रिक जो आपको सही लगे, क्योंकि मेरी बताई हुई हो सकता है ये वाली आपको अच्छी ना लगी हो। क्योंकि ट्रिक क्या होती है, वो हमारे माइंड से एक याद करने का तरीका होता है। अब क्वेश्चन 32 करते हैं। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन आ गया। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग बताना है अपने को, कौन कौन सी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी। मेरे को तो दिख गई पहले ही, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है आपको। देखिए इसका आंसर आ जाएगा 4th। कैसे, नॉन प्रोबेबिलिटी बोला है, सिंपल रैंडम बोल दिया, इट मीन्स ये कट हो गया, ए जिसमें भी ये कट कर दो उसको, ए कट हो गया, इट मीन्स इन तीनों में से कोई आ सकता है। जो सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, फोर्थ आंसर है इसका। ठीक है, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग नहीं आ पाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें सिस्टम से चलते हैं, 1 से लेके 10 तक तो हम क्या करते हैं, रैंडमली असाइन करते हैं। बाद में क्या करते हैं, 10th से लेके 11 तक कोई भी रैंडम नंबर आ जाए, फिर 11 से लेके 20 तक कोई भी रैंडम आ जाए। इसमें ऐसे करते हैं, एक सिस्टम बना देते हैं, तो ये भी क्या होगी, रैंडम में आ गई, इट मीन्स सी भी नहीं आएगा, सी जिस जिसमें उसको कट कर दो, इसमें इसमें कट कर दिया, इट मीन्स अपना आंसर हो गया B एंड D। बी क्या, कोटा, हमने कोटा डिसाइड कर दिया। अब कोटा हम करेक्टरिस्टिक्स के
अकॉर्डिंगली कर देते हैं, है ना। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, इसमें प्रोबेबिलिटी नहीं है हर किसी के सिलेक्ट होने की। और स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, जैसे कि माला माल वीकली, आपने देखी मूवी माला माल वीकली, तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन को कोई बात बता देते हैं, वो अपने 2 फ्रेंड को बताएगा, फिर वो 2 फ्रेंड अपने 2 और फ्रेंड को बताएगा, ऐसे ऐसे करके सारी जगह फैल जाते हैं। वैसे ही स्नो बॉल होती है कि एक छोटा गोला है स्नो का, वो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे बड़ा होता जाएगा, है ना। तो ये हमने किसी एक पर्सन को बात बताई, उसने दो को और बताई, फिर उस 2 ने और बताई, ऐसे ऐसे करके स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है। और रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है, जहां पर हर किसी पर्सन के सिलेक्ट होने की इक्वल चांसेस हो। और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है कि हर किसी पीपल के सिलेक्ट होने की इक्वल चांसेस ना हो, बायसनेस हो जहाँ पे। अब आता है क्वेश्चन 33। 33 क्या कहता है, बुद्धिस्ट यूज कम्युनिकेशन टू हाईलाइट द फिनोमेना ऑफ। जो बुद्धिस्ट थे वो कम्युनिकेशन का यूज किस फिनोमेना को हाईलाइट करने के लिए करते थे, ह्यूमन की हायरार्की, इम्परफॉर्मेंस, ह्यूमन की सफरिंग, नॉन सेल्फ और सोशल डिस्टेंस। बताइए बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। सेकंड कैसे, बी सी ओ डी, ठीक है। ये ह्यूमन की हायरार्की, हायरार्की की बात नहीं करती। हायरार्की का मतलब होता है स्केलर चैन, स्केलर चैन, यानी कि एक अथॉरिटी, जैसे कि अपने कंपनी में होती है, सबसे पहले बॉस होता है, बॉस फिर एक मेन मैनेजर को जो भी कम्युनिकेट करता है, ठीक है। मैनेजर है वो फोरमैन के साथ कम्युनिकेट करता है, फोरमैन है एम्प्लॉय के साथ करते हैं। या फिर कोई स्कूल प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है वो कैशियर को करेगा, कैशियर है वो टीचर्स को करेगा, टीचर्स है वो स्टूडेंट को। तो एक हायरार्की की बात है यहाँ पर नहीं की जाती है, फॉर्मल चीज नहीं है, ठीक है। तो ये तो कट गया अपना, ए जहां पर भी है उसको कट कर दो आप, ठीक है। ए जहां पर भी है उसको कट कर दो, यहाँ पर है और यहाँ पर है, कट हो गया। इट मीन्स इन दोनों में से कोई है ना। फिर हमने देखा कि सोशल डिस्टेंस, सोसाइटी से दूरी बना के रखो, क्या बुद्धिस्ट ऐसे बोलते थे, बुद्धिस्ट तो कहते सबके साथ मिलकर रहो, है ना। तो ई भी कट हो जाएगा, जिसके साथ अपना ई है वो कट हो गया। इट मीन्स अपना आंसर हो गया बी सी एंड डी, कि इम्परमेंस होना चाहिए। इम्परमेंस, ह्यूमन की सफरिंग, ह्यूमन कैसे सफर करता है बेचारा। और नॉन सेल्फ यानी कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, खुद खुद के बारे में ना सोचो, है ना। तो ये बातें कौन करता है, बुद्धिस्ट करता है, कि ह्यूमन की सफरिंग के बारे में। और नॉन सेल्फ यानी कि खुद खुद के बारे में नहीं सोचना, दूसरों के बारे में भी सोचना। और इम्परमेंस, इम्परमेंस क्या होता है ये आपको बताती हूँ। ये बताती हूँ आपको। अस्थायी तो, ये क्या बताता है, अस्थायी तो मतलब कि जो ह्यूमन है या कम्युनिकेशन है वो इम्परमेंस होता है, अस्थायी होता है, कभी भी एक जगह टिकता नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने आपको कोई एक बात बताई, मैंने एक फ्रेंड को बता दी, उसने 10 फ्रेंड को और बता दी, है ना। तो वो कम्युनिकेशन क्या हो गया, इम्परमेंस हो गया, अस्थायी हो गया, ठीक है। तो ये हो गया अपना 33 क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 34। Which of the following sentence of a research report are not considered for similarity check while detecting plagiarism? कि कौन से सेक्शन है रिसर्च रिपोर्ट के, वो जब प्लेजरिज्म चेक करते हैं तब कंसीडर नहीं किए जाते। मींस कि जब हम रिपोर्ट वगैरह देते हैं ना, अपनी रिपोर्ट देते हैं, रिसर्च प्रपोजल देते हैं और रिसर्च पेपर देते हैं, ताकि हमारा प्लेजरिज्म है वो चेक हो जाए, तो हमें कौन से सेक्शन नहीं रखने होते उस रिपोर्ट में, तो वो बताइए। एब्स्ट्रैक्ट, जेनरिक टर्म्स लो, ऑब्जर्वेशन, कंक्लूजन या बिब्लियोग्राफी। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना सेकंड, कैसे, बी और ई। अब ये जो है ना अपना बिब्लियोग्राफी होती है, यानी कि कहाँ कहाँ से हमने डाटा लिया है, जो रेफरेंस होते हैं, कहाँ कहाँ से किस किस ऑथर से डाटा लिया है ना। रेफरेंस हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, और साथ में जेनेरिक टर्म्स लो, जो कि जनरल जनरल यूज करते हैं। वो टर्म्स है, कोई लॉ वगैरह है उसको तो आप चेंज नहीं कर सकते, है ना। जो लो ग्रेविटी का दिया हुआ है वो ही तो हम बताएंगे, अब उसको चेंज तो नहीं कर सकते। अगर हमने सेम सेम लिख के हमने प्लेजरिज्म की रिपोर्ट के लिए भेजा तो प्लेजरिज्म आ जाएगा, क्योंकि तो वो तो सॉफ्टवेयर, उसको क्या पता, वो तो क्या देगा, ये डाटा देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना, पहले भी कहीं पे लिखा हुआ है। तो हम रेफरेंस है, बिब्लियोग्राफी है, लो लो वगैरह है, जेनरिक टर्म्स को हम हटा के फिर भेजते हैं अपना एक अब्स्ट्रैक्ट, कंक्लूजन, ऑब्जर्वेशन, इंट्रो, ये सब चीज भेजते हैं, ठीक है। मैंने भी मेरा रिसर्च प्रपोजल जब बनाया
उसकी मेरे को रिपोर्ट लेनी थी प्लेजरिज्म की, तो मैंने रेफरेंस हटा के बेचे अपने जितने भी हैं, और ऑथर वगैरह के नेम, क्योंकि फिर क्या होता है प्लेजरिज्म आ जाता है। अब ये क्वेश्चन है अपना, ये तो मैथ्स का है, ये बाद में कर लेंगे, इसको टिक कर देते हैं। डीआई के साथ करेंगे मैथ्स का, जैसे ये लास्ट वीडियो में भी हमने क्या कैसे किया था, पहले हमने सारे थ्योरी के कवर करे थे, उसके बाद में हमने डीआई करे थे, मैथ्स करे थे, और साथ में लॉजिकल रीजनिंग किया था। ये 3 पोर्शन है, वो कैसे हैं अपने प्रैक्टिकल है। और आरसी तो हमने स्टार्टिंग में ही कर लिया आज, और इस वाले के आरसी वो भी हम साथ में कर लेंगे, ठीक है। एक दिन आरसी एलआर कर लेंगे, एक दिन मैथ्स और डीआई कर लेंगे, बाकी अगर टाइम हुआ तो साथ और कर लेंगे, ठीक है। पहले हम, तो अब ये हम 35 तो स्किप कर रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 36 है आईसीटी का, ये भी प्रैक्टिकल है, इसको हम स्किप कर देते हैं, इसको हम डीआई और के साथ करेंगे, ठीक है। ये हम स्किप कर रहे हैं। ये है अपना किसका है, लॉजिकल रीजनिंग का है, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग का है, ये हम कर लेते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, इसमें बोला है अपने को कि ही इज ए वर्ल्ड चैंपियन, ही इज रिटन एज, कि ही इज ए वर्ल्ड चैंपियन है, इसको ये लिखा जाता है या सा मा का। वर्ल्ड इज ए फैमिली है, इसको मा सा का लिखा जाता है। बीइंग चैंपियन को लिखा जाता है फा सा डा का। और कोड बताना है अपने को चैंपियन का और इसका, ये आप बताइए कि कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए सजेशन मैं आपको देती हूँ कि आपको क्या करना है, पहले इन सबको लिख लेना है, जो जो चीजें इसने बोली है, ठीक है। आपको क्या करना है, पहले इन सबको लिख लेना है, जैसे कि मैं आपको लिख के बताती हूँ, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ही इज़ ए वर्ल्ड चैंपियन, ही इज़ अ वर्ल्ड चैंपियन, ठीक है। इसको कैसे लिखा है इसने, इसको लिखा है इसने या सा जा मा का, या सा जा मा और का। वर्ल्ड इज ए फैमिली, वर्ल्ड यहाँ पर लिखा है तो हम इसके नीचे लिख देते हैं वर्ल्ड, ठीक है। इज यहाँ पर लिखा है तो वो इंक चेंज कर लेते हैं इसकी, ताकि हम सही से लिंक कर पाए। वर्ल्ड लिखा है ना, तो इसके नीचे लिख देते हैं ताकि हमें मिलाने में दिक्कत ना हो। इज अ फैमिली नहीं है तो फैमिली कहीं पे भी लिख सकते हैं, फैमिली इधर लिख दिया हमने, क्या। इसको कैसे लिखते हैं, वर्ल्ड इज ए फैमिली, वर्ल्ड क्या है माँ, वर्ल्ड है माँ। आप सबको सीक्वेंस वाइज लिखने हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप कंफ्यूजन हो जाओगे। वर्ल्ड इज ए फैमिली को आपने ऐसे लिख दिया और ये आगे के कोड है वो आप ऐसे ही लिख दोगे, है ना। ये तो आप लिख दोगे उल्टे पुल्टे और ये लिख दोगे सीक्वेंस वाइज, तो गलती हो जाएगी। ये तो मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैं तो कैसे भी कर सकती हूँ, मेरे को पता है, आपको ये चीज़ ध्यान नहीं रहेगी, ठीक है। तो या फिर अगर आप करते हो मेरी तरह तो थोड़ा ध्यान रखना। वैसे तो ये भी तरीका अच्छा है, अगर आप सीधा लिखते हो तो भी अच्छा है। वर्ल्ड इज ए फैमिली बोल रहा है तो वर्ल्ड का कोड क्या आ जाएगा, माँ। वर्ल्ड का कोड हम लिखेंगे माँ, ठीक है। इज का बोला है तो इसका सा हो जाएगा, इज कहाँ पर है अपना सा। ए का कहाँ, ए का है बा, ए का बा। और फैमिली का क्या है जा, फैमिली का है जा, ठीक है। तो इन दोनों में एक बार हम क्या करते हैं, कॉमन देखते हैं, इन दोनों में एक बार कॉमन देखते हैं, उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। इसमें ए कॉमन है, ठीक है, ए कॉमन है और ए कॉमन है। वर्ल्ड कॉमन है और वर्ल्ड कॉमन है। इज कॉमन है और इज कॉमन है, ठीक है। 3 वर्ड इनमें कॉमन है। नीचे वाले में देखते हैं कौन कौन से कॉमन है। नीचे वाले में जा है, ठीक है, जा। सा है, ठीक है, सा। और बा तो नहीं है, माँ है, ठीक है, जा माँ। ये 3 एक बार हम साइड में लिख लेते हैं। इज ए वर्ल्ड, और कौन कौन से हैं, जा सा और माँ, ये 3 वर्ड हमारे कॉमन है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम क्या बोला इसने, बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट, बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट, ठीक है, बीइंग चैंपियन इज डिफिकल्ट। तो इसका हम देखते हैं क्या कोड बोला है, फा सा डा और का, फा सा डा और का। इसका इंक चेंज कर लेते हैं, फा सा डा और का। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है इज में,
इसका देखो, इसमें इस लाइन में कॉमन देखो और इसमें कॉमन देखो। इसमें बीइंग सी इज डिफिकल्ट, ओनली इज है कॉमन, ठीक है, इस पूरी लाइन में, इस पूरी लाइन में। नीचे वाला देखो, अब नीचे वाला क्या कॉमन है, सा है, ठीक है, और का भी नहीं है, का तो है, का है, ठीक है, चैंपियन है ना, ये चैंपियन, और यहाँ पर भी चैंपियन है, चैंपियन चैंपियन दोनों है। इसमें का भी हो गया और साथ में इसका सा हो गया, ठीक है, सा और का और सा। अब मेरे को लगता है आंसर आ गया है आपको, अगर ध्यान है तो, क्योंकि चैंपियन है, एक में ही कॉमन था, का, इसका सा, मतलब ये जो है, देखो, वर्ल्ड इज ए वर्ल्ड, यहाँ से आपको पता चल रहा है, इज इसमें है सिर्फ, इस ऊपर वाली लाइन में क्या कॉमन है, देखो चैंपियन और इज ही है सिर्फ, चैंपियन और इज ही है सिर्फ, ठीक है, चैंपियन और इज। नीचे वाले में सा और का है, इसमें भी सा और का है, इट मीन्स अपना आंसर क्या आ जाएगा, इट मीन्स अपना आंसर हो जाएगा सा और का, ठीक है। पूरा अपने को सोल्व करना ही पड़ा, डिफिकल्ट करा हमने और हो गया, वैसे तो पूरा ही सोल्व कर लिया हमने, ठीक है। तो ऐसे करते हैं आंसर, ये मैंने आपको समझाया, थोड़ा टाइम लग गया, आप खुद से करोगे जल्दी जल्दी तो फास्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करें क्या, ये भी बाद में कर लेंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्लास को वाइंड अप करेंगे, सारे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको, ठीक है, एक और कर लेते हैं, उसके बाद में हम कर देंगे क्लास को। देखिए क्या हो गया स्लाइड्स के, ठीक है, 38 तक पहुंच गए ना, लाइन वाइज भी चलते हैं, सीक्वेंस वाइज। 39 क्या कहता है, दी मोस्ट सुटेबल स्टोरेज मीडियम फॉर स्टोरिंग डाटा और नेटवर्क सर्वर इज ए ब्लू रे डिस्क। कि मोस्ट स्टोरेज, अच्छा स्टोरेज सिस्टम है डाटा को स्टोरेज करने में नेटवर्क पर, क्या वो ब्लू रे सिस्टम है। ऑप्टिकल डिस्क जो कि कैन नॉट डाटा अपडेटेशन इन सीडी रोम, ठीक है, ऐसी ऑप्टिकल डिस्क जिसमें हम डाटा को अपडेट नहीं कर सकते, क्या उसको सीडी रोम बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, की फर्स्ट तो करेक्ट है लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि ऑप्टिकल डिस्क है जिस पर डाटा को अपडेट नहीं कर सकते, वो सीडी रोम नहीं होती है, ठीक है। रोम में डाटा अपडेट हो सकता है, और क्योंकि रोम कितने प्रकार की होती है, ई रोम, ईपी रोम, है ना, ई प्रोम, ईपी रोम, है ना, इरेजेबल, इलेक्ट्रिकल, ये ऐसी टाइप की। और ये जो हम डाटा को सर्वर पर डालते हैं ब्लू रे डिस्क में, ये बिल्कुल सही है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।